नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का दौरा किया था और अब अगस्त खत्म होते होते यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए हैं। दुनिया हैरान है। 912 दिन से चला रहा रूस यूक्रेन युद्ध क्या अब रुक जाएगा? पूरी दुनिया में यही सवाल पूछा जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो मुलाकात हुई है, क्या वो इतिहास लिखने जा रही है? इस मुलाकात में जिस तरह से दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की ओर से बयान आया, उसने पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा दिया है। यूएन ने कहा मोदी का दौरा युद्ध रोकने में कारगर साबित हो सकता है। इससे पता लगता है कि दुनिया इस दौरे को लेकर कितनी उम्मीदों के साथ देख रही है। इस दौरे में दोनों नेताओं के बातचीत के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि समझौते कृषि, खाद्य, उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय मदद के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेंगे। 1991 में यूक्रेन की आज़ादी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और यात्रा कीव की रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में हाल ही में सैन्य कार्रवाई के बीच हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की जरूरत है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी दुनिया में नया इतिहास बनाने की राह पर निकल चुके हैं और अब भारतीय कूटनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी मेरी बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इतिहास लिखा है। पहले प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के जो यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। आपको बता दें, यूक्रेन 1991 से पहले संयुक्त जो है रूस का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद 1991 में अलग हो गया और कोई भारतीय प्रधानमंत्री अब तक वहां नहीं पहुंचा था। रूस से भारत की दोस्ती ऐतिहासिक है और जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे पर पहुंचे थे, आप तस्वीरें देख सकते हैं पुतिन से किस तरह मिले थे और तकरीबन 1.5 महीने के बाद और आज जब वो जेलेंस्की से गले मिले, तो दोनों तस्वीरों में कितना अंतर है। ये 2 तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। दोनों देश युद्ध लड़ रहे हैं। बॉर्डर पे मौजूद दोनों देश के युद्ध से पूरी दुनिया आहत है, परेशान है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है और शांति और खतरा पैदा हो गया है। मोदी ने आज वहां पहुंचते कहा, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं गांधी जी के शांति का संदेश लाया हूं। कितनी बड़ी बात है ये। क्या इसमें कोई समझौता है? क्या पुतिन की तरफ से कोई संदेश है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है यूक्रेन जो है अब लगातार युद्ध में आगे बढ़ रहा है। उसने रूस के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और खार्किव के इलाकों में
रूसी सेना काफी अंदर तक यूक्रेन में घुस गई है, यानी युद्ध बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मोदी ने कहा, जब मैं पुतिन से मिला था तो मैंने उनकी आंख में आंख डाल के कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है, इतिहास चाहता है कि युद्ध ना हो। और आज जब वो जेलेंस्की से मिले तो उन्होंने कहा था, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। पिछली बार जब पुतिन से मिले थे मोदी, तब जेलेंस्की थोड़ा नाराज दिखे थे। उन्होंने दुनिया में कहा था, बयान दिया था कि आखिरकार रूस जाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय दो ध्रुवी है, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा जेलेंस्की के साथ है और दूसरा हिस्सा पुतिन के साथ है, और भारत एक अकेला देश है जो दोनों के साथ है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। कूटनीति के लिहाज से देखें तो भी बहुत बड़ी बात है, और व्यापार के बात के हिसाब से देखें तो भी बड़ी बात है। यूक्रेन को जो है फूड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, वहां बहुत बड़े पैमाने पर जो है अन्न की उपज होती है, और इसीलिए जो है उसकी हैसियत बहुत ज्यादा है। उधर रूस जो है वो तेल का भंडार है। इस मुद्दे पर भी भारत आखिरकार दोनों देशों से कैसे कारोबारी संबंध बना सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक बस जी हमारे साथ, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब सुशील वकील साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, आपके पास आना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें कि मोदी जी का जो दौरा है और आज जो बयान आए हैं उससे आखिरकार क्या समझ में आता है, क्या लगता है। जुलाई के महीने में मोदी जी पुतिन से मिले थे और आज अगस्त खत्म होते होते वो जेलेंस्की से मिले हैं। दोनों देश युद्ध लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है। संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है कि हम बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं मोदी को। आपको लगता है जो उम्मीदें पूरी दुनिया की हैं मोदी को लेकर, वो पूरी हो सकती हैं किसी तरह? जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी शांति की पॉलिसी रखी थी और विदेशों में ये संदेश पहुंचा था, भारत जो है शांति का दूत है, शांति का द्योतक है और शांति चाहता है, चाहे वो अपने पड़ोसी देशों या दुनिया में शांति की बात करता है। आज आप देखिए 70 साल बीत जाने के बाद जब से मोदी सरकार 2014 से आई है केंद्र में, उनकी एक अपनी नीति है और विदेश नीति का उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट पक्ष रखा है पूरी दुनिया के सामने। और सीधी सी बात है कि हमारा देश जो समझा जाता है कि ये बहुत जल्दी ही दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ले लेगा, उसके सामने ये जो मोदी जी का पक्ष है और मोदी जी की जो यात्राएं हैं या मोदी जी का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकेगा। सदियों सदियों याद रहेगा इस बात को कि इन्होंने इस तरीके से नींव रखी है कि जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ करते थे देश, जिनको कहते थे बड़ी महान शक्तियां हैं, उनमें रशिया, आपका अमेरिका, जिससे लोग हमारे देश के लोग भी डरते थे कि समझौता करने में या उनके ऊपर बात करने पे, आज सबसे आगे बढ़ के बात करने वालों में, छप्पी डाल के मिलने वालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। और देखिए कि हर स्तर पे आप देखिए हमारे यहाँ चाहे वो देश के अंदर जो भी सम्मेलन रहे हों, G20 को उन्होंने G21 करके भेजा, उनको कहा गया कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। उन्होंने 21 देश अफ्रीकी देशों का साथ करके 21 करके भेजा, G20 नहीं G21 करके भेजा और बताया विश्व में कि हम लीडरशिप करने के लायक हैं। और यही देखिए किस तरह से बात कर रहे थे अभी कि वो किस तरह से मिले हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों पुतिन या जेलेंस्की मिले आज, या उससे पहले अमेरिका के लोग। अमेरिका में भी जब गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वहाँ के सेनेट के लोग, मैं देख रहा था रात में, मैं बैठा था किसी टीवी चैनल पे लाइव में, तो रात में वहाँ तो वहाँ दिन था, हमारे यहाँ रात थी, तो उस वक्त हम देख रहे थे रात में कि किस तरीके से उनके पीछे लेक्चर के बाद लोग भाग रहे थे उनकी ऑटोग्राफ लेने के लिए। सेनेट के स्पीकर, सेनेट के मेंबर, कांग्रेस के मेंबर जो वहाँ कहलाते हैं अमेरिका में। ये तो स्थिति है हमारे देश की लीडरशिप जो और सर्वमान लीडर है हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्हीं के ये संयुक्त राष्ट्र ने इस बात का बयान जारी किया कि अगर ये हमारा हिंदुस्तान यानी मोदी जी बीच में पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि दोनों देश अपनी युद्ध की शांति की ओर बढ़ेंगे, टेबल पे वार्ता होगी। उन्होंने जो बयान दिए वहाँ पर, चाहे वो पोलैंड में दिए हों, चाहे वो यूक्रेन में दिए हुए हैं, उससे पहले रशिया में दिए थे, यही कहा था कि देश के अंदर
शांति लाने के लिए, पड़ोसी देशों में शांति रहने के लिए सबसे बेहतर है, चाहे वो आर्थिक रिश्ते हो या सैनिकों की बात हो। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे संबंध है यूक्रेन के भी, क्योंकि हम लोग जो है नेवी में और एयरफोर्स में बहुत कुछ लेते हैं उनसे, डिफेंस के सामान लेते हैं। रशिया से भी हमें बहुत कुछ आदान प्रदान है और हमारा निर्यात भी है और आयात भी है। तो इस वक्त इससे बहुत फर्क पड़ रहा है हमारे देश पे। लेकिन तो डॉक्टर अमीन जो है, यहाँ बड़ा सवाल जो है, जो दुनिया जानना चाहती है, जो हिंदुस्तान की सियासत भी जानना चाहती है, वही है क्या मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं? जिस तरह से 2 महीने के अंतर में लगातार 2 दौरों में वो 2 ऐसे देशों में गए हैं जो युद्ध से परेशान हो चुके हैं। 2.5 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई है। अब मेरे ख्याल से ये दोनों देश भी चाहते होंगे कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने आए जो दोनों की इज्जत बचा ले, एक ऐसा रास्ता निकाले कि दोनों का सम्मान बच जाए और ये युद्ध खत्म हो। क्या मोदी जी उस रास्ते पर है? आपको लगता है पुतिन का कोई संदेश है उनके पास? देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो हमेशा जाके अच्छी पिच तैयार करते हैं। तो वो दोनों देशों से भी मिले भी हैं, पहले भी बात भी की है, गए भी हैं और ये डिप्लोमेटिक स्तर पे चर्चाएं होती हैं। जैसे विदेश मंत्रालय में था, ये एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी धीरे धीरे बातें होती हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं व्यूज, उसके बाद कुछ होता है। और उसके बाद देखिए कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो जाके वहाँ पिच तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चौके छक्के मारते हैं पिचों पे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, हमारा देश जो है काम वहाँ कर रहा होगा, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, जो उच्च न्यायालय वहाँ पे जो उच्चायुक्त हैं वो भी काम कर रहे होंगे। उसके बाद सारी रिपोर्ट आने के बाद मोदी जी ने पहली पहल की, पहले रशिया से जाके मिले पुतिन से, उसके बाद अब ये गए हैं यूक्रेन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शक्तियां हैं वो देख रही हैं, लेकिन मैं एक बात एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो युद्ध चल रहे हैं, इन युद्ध में जो महाशक्तियां हैं वो अपने हथियार बेचती हैं, वेपन्स को टेस्ट करती हैं। ये उनकी टेस्टिंग फील्ड है, कहाँ जाएंगे टेस्ट करने के लिए? चाहे वो अब हमास को देख लीजिए, ईरान टेस्ट कराता है, उधर से अमेरिका अपने टेस्ट कराता है इजराइल को देके हथियार। इसी तरीके से रशिया भी अपने हथियार टेस्ट करना चाहता है, तो अमेरिका भी चाहता है। तो जब तक ये अमेरिका के इलेक्शन होंगे आप तब तक वोट करिए, तब तक संभव कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही इलेक्शन वहां से खत्म हो गए, उनकी लीडरशिप देखी जाएगी और उनका रुझान देखा जाएगा। उनका रुझान अगर वो जीतती है मैडम तो कमला हैरिस, तो फिर मैं समझता हूँ कि युद्ध जो है तो इसी तरह चलता रहेगा। अगर वहाँ स्ट्रांग आ जाते हैं ट्रम्प, तो ट्रम्प का आने के बाद कुछ वहाँ पे चेंजेस होंगे। यानी कि एक रास्ता आज जो है मोदी जी का दौरा जो है एक रास्ता बना के तैयार कर देगा। ठीक है, आलोक बस जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी, उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस समय वो है भारत की राजनीति में दबाव में दिखाई देते हैं। बहुत सारे फैसले उन्होंने जो है अभी दबाव में किए हैं, बहुत से बिल वापस किए हैं। आपको लगता है कि मोदी जी की स्ट्रेटजी है कि अब भारतीय जो हमारे घरेलू राजनीति है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं? देखिए नवीन जी, ऐसी बात नहीं है। ये सही है कि जब हम फुल मेजॉरिटी में थे तब के हमारे डिसीजंस जो थे उस पर कोई उंगली नहीं उठाता था। आज हम उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है तो हमारे हर डिसीजन पर उंगलियां उठ रही हैं और बहुत पर हमें बैकफुट पे भी जाना पड़ा है। सबसे उसका ताजा एग्जांपल लेटरल बहालियां है। 2018 में जब 61 आदमी की बहाली हुई, इसमें से 57 अभी कार्यरत है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी 45 आदमी का जो एडवर्टाइजमेंट निकला उस पर कितना हंगामा खड़ा हो गया। अंतोगत्वा मोदी जी को उसको वापस मोदी जी ने उसे वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है, जो भारत को मजबूत बनाने की कवायद में जितनी भी गतिविधियां हैं, जो हमको थर्ड सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रही हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब वो कोई माइकालाल मोदी जी के रहते हुए रोक भी नहीं सकता है। 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा होकर ही रहेगा। और वैश्विक स्तर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो यूएनओ में नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम, आज मोदी जी उसी लेगेसी को गांधी के धरती से
बुद्ध की धरती से आगे बढ़ाते हुए निसंदेह विश्व के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विश्व के नेताओं के मुंह से निकल रहा है कि मोदी इज अ वेरी टॉल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। पोलैंड के राष्ट्रपति ने क्या कहा अभी जब वो पोलैंड गए थे कि मोदी वैश्विक नेता है, विश्व के नेता है। और जिस तरीके से उन्होंने पुतिन के यहां जाके उसकी आंख में आंख मिला के उसकी धरती पे कहा कि युद्ध रास्ता नहीं है, शांति रास्ता है इन चीजों का। और आज उसी चीज को उन्होंने जेलेंस्की के बुलावे पर वहां जाकर जिस तरीके से बमबारी रुक गई, उन्होंने 10 घंटे ट्रेन का सफर किया एक आम आदमी की तरह। सारी बमबारी रुकी हुई है वहां पे जब तक मोदी जी थे। शायद ये प्रोटोकॉल में भी होगा, लेकिन फिर भी आपकी मान्यता तो है ना कि कोई बमबारी नहीं हो रही थी, कोई बमबार्डिंग नहीं हो रहा था। और जिस तरीके से वहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जो लोकल भी लोग थे वहां के, ये दर्शाता है कि मोदी एक वैश्विक नेता है और भारत एक संदेश देने के लिए काबिल हो चुका है। बिल्कुल कि विश्व में शांति की स्थापना का संदेश गांधी की धरती से मोदी जी घूम घूम के पूरे विश्व में दे रहे हैं। आज इजराइल भी बात जो रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ आए। हमास के ऊपर भी ये लालसा है कि मोदी जी हमसे आके मिले। और मुझे लगता है जैसा कि अभी अमीन साहब ने कहा कि नाटो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस युद्ध को चलते रहने देना चाहता है। कि नाटो का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि यह युद्ध चलता रहे, जो उनके आर्म्स एम्युनिशन बिकते रहे और रशिया कमजोर होता रहे। और रशिया भी अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया है कि अगर हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हुई तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होगा। इसलिए वो भी चाहता है कि अब शांति की स्थापना हो। और मुझे लगता है मोदी जी की इस पहल को कहीं न कहीं सत्य का जामा पहनने को मिलेगा और अति शीघ्र एक वार्ता होगी जिसमें ये युद्ध विराम की बातें होंगी। ठीक है। मोदी जी ने जिस तरीके से भारत की आन बान और शान का को फहराया है विश्व पटल पर, आज तक आजादी के बाद किसी नेता को ऐसी मान्यता पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में नहीं मिली थी। यही अमेरिका था जिसका मोदी जी के साथ क्या बर्ताव था, आज वही अमेरिका है जो उनके साथ उसका क्या बर्ताव है। वीजा देने तक को मना कर दिया था, अब पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, कहते हैं हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमारा बहुत पुराना यार है। और किस तरीके से वहां किया उन्होंने इनका स्वागत, वो भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये भारत की जीत है, वसुधैव कुटुंबकम की जीत है कि वी वांट वर्ल्ड पीस। ठीक है। और ये भारत का संदेश विश्व में गुंजायमान हो रहा है। ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का कद पूरी दुनिया में बढ़ा है, और इससे तो आप इनकार करेंगे नहीं, एक ज़माने में इंदिरा गांधी जी का कद भी हुआ था बांग्लादेश युद्ध के बाद जो है, लेकिन दौर बदला और इतिहास में आज मोदी सबसे बड़े नेता है। आप लोग मानते हैं मोदी जी का दौरा जो है वो युद्ध रुकवा सकता है? इतिहास की बहुत पुरानी कहावत है, रोग जल रहा था यूरो बांकी हो गया। प्रधानमंत्री भी को यूक्रेन का युद्ध रुकवा, लेकिन राष्ट्र की जो आंतरिक स्थिति है उससे बेखबर होकर वो अंतर्राष्ट्रीय खेल तैयार कर रहे हैं, बंद नहीं है। आप देख लीजिए इंटरनेशनल प्रोसेस की जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी और अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, इसमें सबसे पहले हम अपना हित, अपना राष्ट्रीय हित पहले संभालते हैं। स्थिति देश की है कि हमारे जितने पड़ोसी, चाइना वो हमारे आमने सामने है, अरुणाचल का नक्शा बदल रहा है, गलवान घाटी में जो हुआ, लद्दाख में जो हुआ, दुनिया के सामने चीन से आंख नहीं मिल पा रही, पता नहीं मिल पा रहा। बर्मा पड़ोसी देश है, वो चाइना के संपर्क में दिनों दिन बढ़ता है। भूटान और नेपाल ये हमारे बड़े करीबी पड़ोसी राष्ट्र,
भूटान और नेपाल की विदेश नीति हिंदुस्तान तय करता है। यहाँ की फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करते थे, यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या होगी, इसमें हमारा कंट्रोल का नियंत्रण। आज भूटान भी चीन के साथ खड़ा है, नेपाल भी चीन के साथ खड़ा है। बांग्लादेश की ताजा स्थिति में शेख हसीना जी सत्ता से बाहर हो गई, भारत की हिमायत करती थी, यूनुस साहब वहाँ पे चीन के द्वारा। तो इन उदाहरणों के जरिए समझाना क्या चाहते हैं आप ज्ञान प्रकाश जी? मतलब जो यूक्रेन का दौरा है, ये इन उदाहरणों से उसकी अहमियत कम हो जाती है क्या? यूक्रेन और रूस के बीच में प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है, शांति बहाली का जो संदेश है, वो भारत का संदेश है, तो स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत हो रहा है। लेकिन मेरा जो ये कहना है कि मोदी जी रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की नीति कभी नहीं रही कि हम दो उन राष्ट्रों के बीच में हस्तक्षेप करें। हमारी नीति रही सही और गलत की। हम विपरीत आंदोलन के नेता रहे, हम विपरीत आंदोलन की नीति विदेश नीति में अडॉप्ट करते हैं, तो हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बड़ी दृढ़ता के साथ भारत के प्रधानमंत्रियों ने, भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने, जो सदैव राष्ट्रपति हैं, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, हमने सदैव सच को सच कहा, गलत को गलत कहा। हम ये नहीं करते रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच में हमारा कोई इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा कि हम अपना राष्ट्रीय हित वहाँ पे सुरक्षित रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, ये सवाल खड़ा हो जाता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए, पूरी दुनिया कहती है, यूरोप कहता है, भारत भी कहता है। शांति का हमारा ज्ञान प्रकाश जी, अगर जो है मोदी जी के प्रयासों से युद्ध रुकता है तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? मोदी नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी पहले घर संभाले ना, पहले घर की आपको ठीक करें। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कितना दर्द इस समय झेल, कितनी घटनाएं आतंकी बढ़ रही है। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। लद्दाख और गलवान घाटी में 26 पोस्ट है जहाँ पे हम गश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हम चाइना से तो नहीं कह पा रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आपसे आँख मिला के आपसे बात करेंगे। कहाँ से आप जाके रूस से आँख मिला रहे हो, कहाँ से आप यूक्रेन से आँख मिला रहे हो। पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारी विदेश नीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका सर्वोच्च एजेंडा। आपने यूक्रेन का दौरा किया, आपने रक्षा का दौरा किया, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके दौरों में शांति बहाली के जब आप संदेश दे रहे हैं, युद्ध रोक दीजिए, शांति कहते हैं, तो आप ये भी तो पूछते का ये अख्तियार करते कि भाई चाइना इस समय हमारे साथ दौरा कर रहा है, चाइना अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लंघन कर रहा है। ये बात आपको रूस में रखनी चाहिए थी, ये बात आपको यूक्रेन में भी रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ भारत के हित को लेकर आप एक शब्द नहीं बोल पाए। ठीक है, आपको कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान से जो प्रायोजित आतंकवाद है उसमें रूस सामने आए, उसमें यूक्रेन सामने आए, उसमें अमेरिका सामने आए। और रूस हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है। जब वो अविभाजित था, सोवियत संघ था, 71 का वार याद कर लीजिए, इसी अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, उसके कसीदे आज मोदी जी और उनके समर्थक पढ़ रहे हैं। जब 7वां बेड़ा समुद्र में आया था तो यही सोवियत संघ था जिसने 8वां बेड़ा उतारने की धमकी दी थी। तब अमेरिका ने कहा था नहीं, हमसे युद्ध से कोई मतलब नहीं, हम चहलकदमी कर रहे हैं। तो रूस जो सोवियत संघ था हमारा बहुत पुराना बड़ा हमदर्द है। तो अगर उसके दो भागों में, उसके दो विभाजित राज्यों में युद्ध की स्थिति आई है तो निसंदेह हमें शांति के तहत करनी चाहिए, हमें अपना प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय छवि आपकी बने न बने, व्यक्ति विशेष बने न बने, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि तभी बनेगी जब भारत की राष्ट्रीय स्थिति मजबूत रहेगी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रहेगी, सीमा पे हम दृढ़ता के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान से आग मिला के बात करने की जरूरत है, चीन से आग मिला के बात करने की जरूरत है, यूक्रेन और रूस से आग मिलाए न मिलाए, वहाँ शांति का संदेश। ठीक है, आपके हिसाब से घरेलू मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर जो है समाधान होना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बाकी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नहीं दबेगी
कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की, जहां पर वो इतिहास लिखने की ओर अग्रसर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से बयान आया है कि मोदी के दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। कितनी उम्मीदें पूरी कर पाएंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक बस जी है, नेता बीजेपी के। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी है, नेता कांग्रेस के। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है, विदेशी मामलों के जानकार। और सुशील वकील साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुशील वकील साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आपने प्रवक्ताओं की बातें सुनी और डॉक्टर अमीन की बातें सुनी। जिस तरह से युद्ध की बात हो रही है, युद्ध रोकने की बात हो रही है, घरेलू मामलों की बात हो रही है, उसी तरह भारत के हितों की बात भी होनी चाहिए। भारत के हित रूस के साथ तेल को लेकर थे और भारत ने उसका फ़ायदा उठाया। मोदी जी काफ़ी अधिक मात्रा में तेल लाने में कामयाब हुए, सस्ते उस पर उसको भारत ने फ़ायदा उठाया कई साल जब से युद्ध चल रहा है। इसी तरह फूड बास्केट ऑफ यूरोप, जिसको यूक्रेन को कहा जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन होता है। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ की। हमारे यहाँ 18,000 लोग युद्ध से पहले बच्चे वहाँ स्टूडेंट मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे थे, और भी बहुत सारे। आपको लगता है इस दौरे से जो है चीज़ें बदलेंगी और बहुत सारी सुविधाएं भारत को हासिल हो पाएंगी? देखिए नवीन जी, सबसे पहले ये चीज़ है कि भारत का इन देशों के साथ पहले भी तजारत चलता आ रहा है और भी बढ़ेगा। लेकिन इस टाइम जो ये चल रहा है, जो मोदी जी 1.5 महीना पहले रूस चले गए, वहाँ पुतिन जी से बातचीत हुई, उसके बाद आगे 1.5 महीने के बाद आप या पोलैंड और या यूक्रेन। अब ज्ञान प्रकाश जी जो बातें अभी तक सुना रहे थे कि ऐसा है अपने देश में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इनको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो स्थिति है सारे वर्ल्ड के इस टाइम अपेक्षा भारत पे, चाहे वो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है या यूक्रेन रशिया का चल रहा है, उनकी सबसे निकाय है कि भारत इसमें अपनी मध्यस्थता करे ताकि इनका हल निकले। अब ये चीज़ कहना कि वो जी यहाँ फेल हो गए, वो हो गए, ये हो गए, इनको इस चीज़ का पता है, गौरव होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब यूक्रेन पहुँच गए, पुतिन ने अपने फोर्स को हिदायत दी थी, जब तक मोदी जी यूक्रेन की ज़मीन पर रहेगा एक भी न गोला या कोई फायरिंग होगी, न कोई अटैक होगा यूक्रेन पे, चाहे यूक्रेन का कोई भी पार्ट हो। ये आज भारत का गौरव दिखा रहा है कि भारत किस पोजीशन पे है। इनको ये भी पता होना चाहिए कि 4-5 दिन पहले भारत ने एक वर्चुअल समिट बुलाया, ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें मोदी जी ने 125 जो देश जिसमें हिस्सा ले रहे थे उनके भाषण सुन के, उसके बाद मोदी जी ने आपने कहा कि वो अब टेररिज्म वगैरह एक्सट्रीमिज्म वगैरह पे तो ध्यान है हमारा, लेकिन अब जो से ग्लोबल साउथ को सबको यूनाइट होके अब जो फूड सिक्योरिटीज में चले जाए, एनर्जी सिक्योरिटीज में है, उसकी ओर जाना चाहिए। कि ये दिखा रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, बड़े बड़े कंट्रीज उसमें शामिल है। अब इंडिया इस क्वेश्चन पे पहुंचे कि हम बाकी कंट्री को समझा सकते हैं कि आगे क्या हमारा रोल रहना चाहिए, हमारा क्या ये चीज होगा, और इंडिया इस टाइम वो उस स्थिति में है। आप देखो जब ये मोदी लेकिन वकील साहब, जब रशिया में मिलने वकील साहब, ऐतिहासिक बातें देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अपनी जगह है, कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई भी अपनी जगह पे है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी का जो चिंता है वो ये है कि भारत जो है अपने आसपास जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से परेशान है, और जो बांग्लादेश जैसा हमारा सपोर्टर देश था वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया और बहुत सारे देशों से घिरता जा रहा है। तो ये भी चिंता है, अगर मोदी जी का कद इतना बड़ा है तो उसका इस्तेमाल हम लोग अपने आप को मजबूत करने में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल है। मोदी जी कद बड़ा है, भारत का कद बड़ा है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल भारत के हित में क्यों नहीं हो पा रहा, ये चिंता की बात है। नवीन जी, आप देखो ज्ञान प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे फौजियों पे अटैक कर रहे हैं, फौजी हमारे मारे जा रहे हैं। आप ज्ञान प्रकाश जी से पूछ लीजिए, क्या जब कांग्रेस सरकार थी इतने दशकों में क्या हमारे फौजियों पे अटैक नहीं हो रहा था? हमारे फौजी उस टाइम नहीं मारे जाते थे?
आज तो फिर भी इक्का दुक्का वाक़या होता है, कभी डोडा में होता है, कभी किश्तवाड़ में या कभी कुपवाड़ा में। कांग्रेस के टाइम में कश्मीर का क्या हाल था, सारा कश्मीर जल रहा था। इनके होते होते ही कश्मीर से कश्मीर हिंदुओं को भागना पड़ा, कश्मीर को खाली करना पड़ा उनको। आज ये क्या दिखाएंगे कि बीजेपी में ये हो रहा वो हो रहा है। और आप जैसे कांग्रेस के हुकूमत में क्या हो रहा था, पाकिस्तान रोज एक के ऊपर एक मुलाकात कर रहा था, बॉर्डर पे फायरिंग कर रहा था। आज बता दीजिए कि उसे पाकिस्तान में या मिलिट्री हमारे ऊपर फायरिंग कर रही है, कहीं भी किसी बॉर्डर पे हाथ लगा रही है। इंडिया आज का जो मजबूत है, बांग्लादेश में जो हो गया वो इसमें हिंदुस्तान जिम्मेवार नहीं है। बांग्लादेश में जो स्थिति हो गई है वो उन्होंने खुद पैदा की और वो खुद उसका भुगत लेंगे। अब चाइना हमारे पर बड़े कोशिश करा कि चाइना को बड़ी अच्छी उम्मीद है कि वो जितना टेरिटरी समेटना चाहे वो वियतनाम हो, किसी साइड से हो, या इंडिया का वो समेटना चाहता है। लेकिन कम से कम एक चीज़ है, अब तो चाइना को हमने दबा के रखा, आगे नहीं चलने देते। पहले क्या होता था, हर साल एक कभी लद्दाख से आता था, कभी अरुणाचल से आता था, हमले करता था। अब उसमें तो काफ़ी रुकावट होगी। अब एक चीज़ है कि अब ये हम कहेंगे कि मोदी जी दुनिया की पॉलिसियाँ छोड़ के, हमारी फॉरेन पॉलिसी छोड़ के, फॉरेन के साथ बायोलेटरल ट्रेड, कल्चरल रिलेशन वगैरह छोड़ के पहले दिल्ली में बैठ के यहाँ अपना ये डंका बजा दे, वो साइड में चलता रहेगा। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो हमारी इज्जत है, एक टाइम था जो भारत का प्रधानमंत्री किसी मीटिंग में सुमित में जा रहा था, पीछे बैठा था। आज देख लीजिए जब मोदी जी किसी कंट्री में जाते हैं, सारे जो वहाँ के जितने वो कंट्रीज के हेड होते हैं वो साथ में उसके गले मिल के खड़े हो जाते हैं। ये दिखा रहा है कि आज इंडिया का कद कितना बढ़ गया। अगर अब हम छोटे से छोटे में देख रहे हैं कि अपने कारण देश में विश्वास के या कुछ उन्होंने जो आज के ये लेटेस्ट किए फैसले किए वापस लेने पड़े, वो मजबूरी है। हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, या हो सकता है कुछ और स्थिति आ जाए। ठीक है, इसलिए ये चीजें छोटी छोटी चीजें सोचना कि ये देश में ये दिख रहा है वो दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी अगर वहाँ गए, वो शांति से बहाल करने में वहाँ सफल हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 100% सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोनों देश जो है 2.5 साल से बाद में तबाह हो रहे हैं, दोनों चाहते हैं ऑनरेबल एग्जिट, कोई ये लगे कि हम कमजोर पाए गए, हम युद्ध हार गए। ऐसा ये वातावरण मोदी जी भी ये कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ताकि दोनों एक जगह पे आके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपस में समझौता हो जाएगा। और इसकी पूरी ये लग रहा है कि जैसे आज राष्ट्र संघ ने भी ये माना, अमेरिका मान रहा है, बाकी कंट्रीज मान रहे हैं, अगर इस टाइम वर्ल्ड में कोई ऐसी शख्सियत है जो यूक्रेन और रशिया में ये पीस बहाल कर सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी ही जैसे टाल नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है सुशील साहब। डॉक्टर अमीन, जिस तरह से सुशील जी ने कहा कि जो है एक सम्मानजनक जो एग्जिट जो है युद्ध रोकने का दोनों देश ढूंढ रहे हैं, और उनको लगता है कि भारत ही वो ताकत है जो हमें ऐसा सम्मानजनक रास्ता बना सकता है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया जो है 2 गुटों में बटी हुई है। इस लिहाज से जो है मोदी ही वो शख्सियत हैं जो कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर खड़ी होती है कि जिस तरह से भारत के हित जुड़े हुए हैं, भारत का हित रूस से तेल से लेकर जुड़ा हुआ है, और चाइना की चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, और उधर जो है यूक्रेन के साथ जो है जो समझौते होंगे आज, जो खाद्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ये सब जो है, इन सब में संतुलन बना पाएंगे? आपको लगता हो पाएगा? अच्छा, लगता है डॉक्टर अमीन को आवाज़ नहीं जा रही मेरी। आलोक बस जी, ये जो है सवाल जो उठाया सुशील वकील साहब ने, सम्मानजनक रास्ता बना रहे हैं मोदी जी दोनों देशों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है ज्ञान प्रकाश जी की चिंताएं भी हैं, जो कांग्रेस चिंताएं हैं कि हमारे जो देश के आसपास के जो इलाके हैं, जो देश हैं, उन पर जो है हमारी जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? आपको लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी तुलना करना ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कीजिए जो आपने बोला। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी ने कहा कि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजा हुआ है और पूरी दुनिया उनको मानती है वैश्विक नेता। अगर ऐसा है तो भारत के आसपास के जो देश हैं, अभी हाल में बांग्लादेश की बात करें, इससे पहले वर्मा, रूस की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान तो पहले से ही विरोधी है, तो ये सब हमारा कब्जा जो है एक तरह से जो कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, जिसका असर हमको जो है नुकसान के तौर पर क्यों देखने को मिल रहा है?
सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए कि हमेशा हिंदुस्तान ने मालदीव को सहायता की है, पाकिस्तान को भी किसी स्तर पर सहायता की है, ऐसा नहीं है। दुश्मनी करने के बावजूद भी अगर उसके यहाँ प्रलय आई है या किसी तरह की कैलेमिटी हुई है तो हमेशा हिंदुस्तान ने आगे बढ़ के उसका साथ दिया है। जहाँ तक सवाल है नेपाल का, नेपाल को भी हमेशा साथ दिया है। पहले से उसकी वैलिटी जो है चाइना के साथ है। अभी बांग्लादेश को क्या हुआ, बांग्लादेश की जो वैलिटी थी वो हिंदुस्तान के अलावा उसके साथ चली गई थी चाइना के साथ में। तो चाइना ने क्या किया और उसमें बात के अमेरिका ने आकर वहाँ पर तख्ता पलट करा दिया। तो ऐसा नहीं है। देखिए हमारा देश जो है स्वतंत्र है, हमारा देश जो है सक्षम है, हमारे देश की जो नीति है फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अलग है और उसके तहत आप देखेंगे सिर्फ चाइना की बात आप करते हैं। चाइना के लिए देखिए, चाइना के लिए जहाँ तक सवाल है पूरे उठाए जा रहे हैं कदम और वहाँ पे आपने देखा है कि हर तरीके से चाहे सैन्य शक्तियाँ हमारी जो है बॉर्डर पे डेप्यूटेड है और किसी तरीके की उनको छूट दी गई है, पूरी छूट दी गई मोदी जी की तरफ से, क्योंकि कमांडर जो देखते हैं स्थिति उसी को तो एक्शन लें, उन्हें ऊपर से परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले की जो सरकारें थी उनको सबसे पहले अप्रूवल चाहिए हुआ करते दिल्ली से कि दिल्ली अगर अप्रूव करेगा तो होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हमारा देश जो है वो तरक्की पे है, हमारे देश के अंदर सहन क्षमता पूरी हो चुकी है, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, धन धान है हमारा देश और हमारा देश दूसरों को हल करने में लगा हुआ है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातें जो विपक्ष करता रहता है मैं उस पर एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है और विश्व की लीडरशिप उसके हाथ में है। जी डॉक्टर अमीन, जो आप बता रहे हैं तो भारत अगर मान लीजिए एक जो है युद्ध रुकवा देता है, ये एक रास्ता बना देता है, युद्ध रोकना तो खैर समय की बात है, एक रास्ता बना देता है, मोदी जी कद बढ़ेगा, हिंदुस्तान को इससे क्या फायदा होगा? जो हमारी समस्याएं हैं या हमारी जो तरक्की है, उन्नति, अर्थव्यवस्था को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर। देखिए विश्व गुरु तो प्राप्त कर लेगा और उसके साथ आप जानते हैं कि जब कोई लीडर वर्ल्ड लीडर हो जाएगा तो उसके बाद दुनिया की ताकतें साथ आएंगी और जो भी छोटी मोटी बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से करना, जैसे अपोजिशन हमारे देश का अपोजिशन लगा हुआ है, मोदी जी की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि सुधर रही है और ये पैर खींचने की बात करते हैं। अब वो स्थिति रही नहीं है, 10 साल पूरा प्राइम मिनिस्टर रह ली है, अब उनको कुछ बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है, इन अधिकारियों को भी उनकी बात समझ रही है। जी बोलिए बोलिए। आप देखिए ना, पहली बार आप हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूक्रेन, जबकि 91 में हुआ स्टैब्लिश हो गया था वो, लेकिन अकेले गया कोई। आज 2024 चल रहा है, सोचा ही नहीं किसी ने। तो ये मोदी जी हुए हैं, मैप रख के बैठते हैं, उनको बनना है विश्व गुरु भारत को, तो उसकी एक मिसाल आपको देखने को मिलेगी कि अगर ये समझौता हो जाता है और मध्यस्थता में भी भारत को बुलाया जाता है तो एक बहुत बड़ी जीत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपने देखा सारे जो एक्सपर्ट भी हैं वो भी जो है कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जो है आप लोग क्यों उठाते हैं? दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, कारोबारी संबंध बढ़ेंगे, छोटी मोटी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी, तो आप लोग क्यों छोटी छोटी राजनीति के चक्कर में देश का जो है ये ऐसी बातें उठाते हैं? मेरे ख्याल से भारत का गौरवशाली इतिहास हम सभी को फिर से एक बार झांकना चाहिए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही पंचशील सिद्धांत को लेकर दुनिया में हम स्थापित हुए। दुनिया ने हमारी प्रतिष्ठा वैश्विक चिंता उसी समय हो गई। और नवीन जी, आप सीनियर दोस्त हैं, आप रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं। यही भारत है, नई दिल्ली में इस समय एक राष्ट्रों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संघ बना, एक राष्ट्र इसमें जुड़े थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया महबूब आंदोलन की अध्यक्षता की, भारत की अध्यक्षता नहीं, तो उस समय महबूब आंदोलन के सम्मेलन को देखने के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी के रूप में यूएस के, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन साहब भी आए। जब इंदिरा जी अपनी स्पीच दे रही थी, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड से लिया जा सकता है, तो मिस्टर रीगन कुछ बातें कर रहे थे आपस में। वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति को, जब केवल 2 शक्तियां थी दुनिया के सामने, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि स्टार्टअप मिस्टर रीगन एंड नाउ द सीक्रेट। और ये यूएस के अखबारों की लीड हेडिंग बनी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में ही भारत
विश्व गुरु बन जा रहा है, भारत पूरा नेता बन जा रहा है। नेता तो हम कल से थे ना। मेरा ये कहना है कि जब हम कोल्डवार से घिरे हैं, पूरे पड़ोसी राष्ट्र चीन खुल के, पाकिस्तान खुल के हमसे युद्ध लड़ रहा है, हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे पुराने मित्र भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये हमसे अलग होकर हमारी गुलाबी में बैठ रहे हैं। तो हम अगर कोल्डवार से जूझ रहे हैं तो हमें रूस यूक्रेन की चिंता करने के पहले अपनी आंतरिक संप्रभुता की चिंता करनी होगी। और अगर बहुत क्षमता है मोदी जी में, मेरे भाई बार बार कह रहे 10 घंटे युद्ध विराम हो गया, बम नहीं चला, ये युद्ध का सिद्धांत प्रतिपादित नियम है, आज से नहीं। वार का ये बहुत शुरू का नियम है कि अगर किसी युद्ध क्षेत्र में भी कोई वैदेशिक राष्ट्र का नेता यात्रा करेगा, उस समय उसकी उपस्थिति रहेगी, तो युद्धरत दोनों राष्ट्रों में से कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। ये मोदी जी की उपलब्धि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नीति का सिद्धांत प्रतिपादित सिद्धांत है, ये पूरी दुनिया में लागू है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी के जाने से 10 घंटे बमबारी रुक गई, तो फिर आप अपने मुंह में बिच्छू बन रहे हैं, आप बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी में वैश्विक नेतृत्व की इतनी बड़ी क्षमता है, तो भारत में हम रोज परेशान है, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए, वहाँ के अल्पसंख्यक भारतीयों की रक्षा के लिए, 74,000 भारतीयों की रक्षा के लिए। तो मेरे ख्याल से यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश जाना चाहिए था। बांग्लादेश में जो मंदिर चल रहे हैं, बांग्लादेश ये किस तरह की बात है ज्ञान प्रकाश जी? बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं क्या कोई दौरा कर पाएगा इस समय? नहीं, अब यूक्रेन और रूस की क्या हालात है? देखिए, युद्धरत राष्ट्र वो तो क्लियर युद्ध में है ना। आप तो कुछ भी बोलना इसलिए बोलने लग जाते हैं। ये सब तो तर्क वाली बातें रखिए ना जगह। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध, उसकी चिंता करने के पहले आपको अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अपनी संप्रभुता और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। तब आप वैश्विक नेता भी बन जाएंगे और बहुत क्षमता के नेता बनेंगे। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के समय में पाकिस्तान में से प्रायोजित हमला होता था, तो कांग्रेस ने कब कहा कि 56 इंच का सीना लेकर नवीन जी इसे पूछ लीजिएगा कि जब बाहर ये वही मोदी जी का सीना है जो कुवैत से भारतीय वासियों को निकाल के ले आए, जो यहाँ यूक्रेन में युद्ध जब हुआ वहाँ रुकवा के पोलैंड से अपने 6,000 भाषण निकाल के लाए। क्या ये मोदी जी की यानी ये बड़ा लीजिए, पहले जाके चीन से आप व्याप मिला लीजिए। हमें अपनी चीन को हमने रोक के रखा है। चीन की चीन जो रुके बैठा है वो चीन आगे की हिम्मत नहीं कर रहा है। आप अभी भी वही पुराने जमाने में चल रहे हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा, बर्मा में क्या हो रहा, हर देश अपना देख रहा है। सुशील जी सुन लीजिए पहले, फिर मौका जी। विदेश मंत्री जी का बयान है कि चाइना से हमारी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, बातचीत जारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले लद्दाख और गलवान घाटी की चिंता होनी चाहिए हमको, आपको। अरुणाचल प्रदेश का जो नक्शा बदल के दिखा रहा है, दुनिया में उन देशों की यात्रा करिए तो वहाँ बताइए कि चीन गड़बड़ कर रहा है, चीन गलत कर रहा है। ये चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए, जो ये सारे जेल जो है लद्दाख में नेहरू की है करेगी। ये तो नेहरू चाइना को लद्दाख आजाद सौंप दिया। आजादी की लड़ाई के आंदोलन हमने लड़ी, कांग्रेस ने लड़ी है। हमने जब समय समय पर अपने 2 प्रधानमंत्रियों को शहीद किया है, तो चिंता कांग्रेस को होगी। ये अंग्रेजों ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, देखिए समय बदलता है, दौर बदलता है, हर दौर की अपनी इतिहास होता है, अपनी राजनीति होती है। ठीक है आलोक बस जी, ठीक है आलोक बस जी, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी की चिंताएं थोड़ा दूर कर दीजिए आप। देखिए, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी लगता है पुरातन युग में जी रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एक सर्वे आया सारे प्राइम मिनिस्टर्स का, मोदी जी को 52% लोगों ने पसंद किया और नेहरू जी को 2% लोगों ने पसंद किया। नहीं, लेकिन उसका कारण तो ये है ना, ज्यादा जानते नहीं नेहरू जी के बारे में, नई पीढ़ी कम जानती है। ऐसा है, इतिहास तो जानते हैं, महात्मा गांधी को तो जानते हैं, सरदार पटेल को तो जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को तो जानते हैं,
ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? ये सर्वेक्षण पढ़े लिखे लोगों के बीच में किया गया है, ये किसी अनपढ़ गंवार के बीच में नहीं किया गया है। और वैश्विक स्तर पर आजादी के बाद ये पहला नेता है जिसके सामने विश्व के नेता पैर छू कर प्रणाम करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये भाड़े के लोग हैं, ये बीजेपी के और आरएसएस के वर्कर हैं जो वहां मोदी मोदी कर रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि मोदी वैश्विक नेता है, विश्व का नेता है। वो भी आरएसएस का आदमी था, वो भी बीजेपी का मेंबर था। जिस तरीके से अमेरिका ने पलक पांव बिछाकर मोदी का स्वागत किया, क्या वो भी आरएसएस और बीजेपी के लोग थे? पापुआ न्यू गिनी प्रेसिडेंट ने पैर छू कर प्रणाम किया, पैर छू के प्रणाम किया जी। वो क्या वो भी आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। आज इस बात को स्वीकारिए कि ये मोदी की स्वीकारता नहीं है विश्व में, ये भारत की स्वीकारता है। मोदी इज ओनली ए सिंबल ऑफ आवर रिप्रेजेंटेशन। When he goes outside India, he is India. He represents भारत। और अगर उनकी कद बढ़ती है तो भारत का कद बढ़ता है, मेरा कद बढ़ता है, अमीर साहब का कद बढ़ता है और वकील साहब का कद बढ़ता है, सारे भारतीयों का कद बढ़ता है। और उसको आप नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, इनको जाना चाहिए बांग्लादेश। आप राहुल गांधी जी तो हर जगह जाते हैं ना दुख बांटने, बोलिए चले जाए बांग्लादेश, हम उनको पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। अभी ऐसी स्थिति है बांग्लादेश में कि कोई जाएगा और वहां से उसका स्वागत होगा। आपने देखा कि जिस समय रशिया और इंडिया का ये यूक्रेन का वार हुआ, पाकिस्तान के लड़के भी भारत का झंडा पकड़ के सकुशल बाहर हो गए। ये थी भारत की मान्यता, ये था भारत का वर्चस्व। और सारे नेबरिंग कंट्रीज ने पूरी मदद की भारतीय स्टूडेंट्स को वहां अपने यहाँ शेल्टर देने का, खाना देने का, पानी देने का, पोलैंड वालों से मदद देने। और उसके बाद सारे सकुशल लौट के चले आए हिंदुस्तान। बांग्लादेश में भी हमारे जितने छात्र पढ़ रहे थे सारे सकुशल लौट के चले आए। और जितने भी वहां बाहर के हमारे आदमी काम कर रहे थे सबको वापस ले आया गया। और आप बात कर रहे हैं हर वक्त में नुक्स निकालना, हर बात में नुक्स निकालना। अरे मोदी है तो भारत बचा हुआ है, अगर मोदी नहीं रहेगा तो आपका भी हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा। क्योंकि हम अपीलमेंट की पॉलिसी नहीं चलाते हैं, हम बात करते हैं काम की। आज वैश्विक स्तर पर जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, जिसका भी नाम आप ले लो, गोल्ड स्मिथ से लेके, वर्ल्ड बैंक से लेके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके, सबका यही एक मत से कहना है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आज एफडीआई का फ्लो देख लीजिए आप, सारा प्रवाह एफडीआई का फ्लो है। भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% जीडीपी ग्रोथ है और 4.25% इन्फ्लेशन रेट है। आपके जमाने में 11% इन्फ्लेशन रेट था। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप एमएसपी की मांग कर रहे हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी, आप 2014 तक सरकार में थे, क्यों नहीं आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की? कोई जवाब है आपके पास? मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड लिख के दिया था कि इट इज नॉट वायबल, इकोनॉमिकली नॉट पॉसिबल। मनमोहन सिंह के लिखित जवाब है। और आप अब कह रहे हैं कि एमएसपी दे दो, हम आएंगे तो 1 लाख रुपया दे देंगे, हम 8,500 दे देंगे। अरे तो जो आप नहीं आएंगे और आने वाले 20-25 साल तक आप नहीं आएंगे तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां लागू कर दीजिए सारी चीजें। वहां कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। जो है ज्ञान प्रकाश जी कुछ जवाब देंगे इस पे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बात की दिक्कत देश को, कांग्रेस को नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 2 निजी शौक, सूट बूट बदलना, विदेश यात्रा करना। तो अगर वो विदेश यात्रा कर रहे हैं और जहाँ तक पैर छूने की बात आ रही है, दुनिया के कई उदाहरण आप दे रहे हैं कि राष्ट्रों के
अंदर मोदी जी का पैर छुआ गया, तो भाई यार जिसका पैर छुएगा आपका पैर छुएगा, हमारा छुएंगे हम आपका छुएंगे। नमस्ते ट्रम्प भूल गए क्या भाजपा वाले? जब आपने लाल कालीन बिछाई गुजरात में, नमस्ते नमस्ते ट्रम्प कराया, भारत के लोगों को लाइन में खड़ा किया, आपने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पलक फावड़े बिछाए, कालीन पर आपने फूल बरसाए, आप क्या कर रहे थे? पैर नहीं छू रहे थे ट्रम्प जी का? पाकिस्तानी अम्मा का पैर छू के आप आए, मुबारकबाद देने पहुंच गए वहां पे, तो वहां आपने पैर छू लिया, तो उसका उदाहरण आपके लागू नहीं होगा। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, ये सब बातें बहुत पुरानी है। नए परिप्रेक्ष्य में देखिए समय बहुत बदल चुका है। ठीक है, आपका कौन पैर छुड़ा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है। आपने वो भी संस्कार नहीं है। इस तरीके से मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं ये करके कि अम्मा का पैर छू के आए। मोदी जी नहीं थे, देखिए मोदी जी रहेंगे देश रहेगा, नहीं रहेंगे देश इंदिरा जी नहीं रही देश है, नेहरू जी नहीं रहे देश है, गांधी जी नहीं रहे देश है, शास्त्री जी नहीं रहे देश है। ये कहना आपकी आठ सुरागा है कि मोदी जी है तो देश है। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, समय कम बचा है ज्ञान प्रकाश जी, समय कम बचा है। मुझे एक सवाल लेना है डॉक्टर अमीन, इस जो है कार्यक्रम के अंत में जानना चाहता हूं मैं, जो एक युद्ध वाली बात हमने बात कर ली है, इसके अलावा भारत को यूक्रेन से क्या क्या मिल सकता है? 4 समझौते हुए कृषि पर, खाद्य पर, चिकित्सा, संस्कृत, मानवीय मदद पर। आपको लगता है इनसे भारत को कुछ फायदा होगा? भारत को पहले भी फायदा था और अभी भी है। हमने पहले ही कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि हम जो है रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों से ही हम लोग नेवी और एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स लेते रहे हैं, उनके हथियार लेते रहे हैं, उनके हम देश की सुरक्षा उपकरण लेते रहे हैं। और हमें इसलिए भी परेशानी आ रही थी युद्ध में, क्योंकि कि हमारे पास जो उनके दिए हुए एयरक्राफ्ट हैं उनको अपडेट करना था, वो अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत चीजें हैं जो अभी समझौते हुए इनके साथ तो चीजें हैं ही हैं। और हमेशा अभी पेट्रोलियम का भी मामला था, तो वो भी क्राइसिस में भी हमें जो है रशिया ने दिया। ऐसा नहीं है, दोनों ही देश हमारे बहुत नजदीक हैं, जिसका कि आपको देखने को मिला कि अभी 1.5 महीने पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी गए, तो पहले रशिया, उसके बाद हो गए तो यूक्रेन। तो ये कहने का मकसद है कि हमारे देश से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब लोगों को तो है कि भाई उनका कोई सत्ता नहीं है, समाज नहीं है, तो वो किसी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उनकी नीतियां हैं, उनका विजन है और उनकी विल पावर है। कहते हैं देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो उसी के तहत वो देखिए अब हर जगह जीत पा रहे हैं, तो उसमें जेलस नहीं होना चाहिए किसी भी अपोजिशन पार्टी को, बल्कि उनको सोचना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। जबकि हमेशा विपक्षों में जब भी बीजेपी रही है तो उसने हमेशा मिसेस गांधी का भी साथ दिया है देश के मामले में। तो देश का जहाँ तक सवाल है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल मुद्दे जो हैं वो एक अलग हैं और देश के मुद्दे एक अलग हैं, इसलिए इनको सोच के विचार के घरेलू हालात अलग होते हैं, विदेश के मुद्दे अलग होते हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी अगर युद्ध रुकवा देते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उनकी तरफ उम्मीदों की नजर से देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।